Welcome to our channel Physics Love. So that all students join us. Welcome to our channel Physics Love. मार्क्स लाने हैं सर्वोत्तम, साथ है. Welcome to all. So 3 students have joined us. Sudhir Kumar, good evening. Just after 2 minutes, we will start the class. This class. So today we are going to start the exercise of chapter number 1. In the last class, in the last 2 classes, we have discussed the question number 1.12, question number 1.25. तो 1.25 तक हमने कंप्लीट कर लिया है. आज हम स्टार्ट करेंगे 1.26 से और आज हम करेंगे एडिशनल एक्सरसाइज. जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एडिशनल एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट जो है हमारा स्ट्रांग होना चाहिए. सो आई होप ऑल गोन थ्रू द चैप्टर and today you will do exercise of chapter 1 with me. मार्क्स लाने हैं सर्वोत्तम, साथ है ललित गौतम. Just wait for 1 minute. Harshvardhan also joined us. Welcome Harshvardhan. Priya Singh, good evening. Mayank Chaurasia, good evening. Ashutosh, good evening. Vigyan Love, good evening. Sudhir Kumar, good evening. Good evening to all. We are just going to start. Wait for 1 minute only because at 7:32 we will start the class. I hope you all practice the questions at home which we have revised in the last class. And you are enjoying the physics with Lalit Gautam at the rate Physics Love on the YouTube channel. So keep your NCERT book with you, because if you will have NCERT book with you, then it is easy to understand the numericals for you. Okay. So let's start the today's class with one motivational with some motivational lines. रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं. सभी आप सबके लिए मोटिवेशनल है. इसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे. रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं. ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं. ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं. मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है. मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है. हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है. इसीलिए आज हम करेंगे कोशिश टू एडिशनल एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1, बिकॉज ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स एडिशनल एक्सरसाइज का नाम सुनकर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं. ये भी रीजन हो सकता है कि सही डायरेक्शन नहीं मिलती है या उनका प्रॉपर सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है. बट आज इस ऑब्स्टेकल को हम खत्म करेंगे और हम ये चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का जो एडिशनल एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1.25 लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और अब हम उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1.26. वेलकम टू ऑल. क्वेश्चन नंबर 1.26. बेटा लाइफ में मोटिवेशन बहुत जरूरी है, इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है. अपने आप को चार्ज करना पड़ता है, अपने आप को एक्टिव रखिए. चलिए क्वेश्चन नंबर 1.26. So in question number 1.26, which among the curves shown in figure 5 cannot possibly
रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। इन कर्व में से कौन सा कर्व ऐसा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है? तो देखिए, पहला जो डायग्राम है फिगर नंबर ए, उस फिगर में आपको क्या बताया गया है? इन कंडक्टर, दिस इज द गिवन कंडक्टर, and in this given conductor, positive charge is uniformly distributed over the entire surface of the conductor. पॉजिटिव चार्ज को हमने इसे सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। अब देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं ग्राम में, वो लाइंस ऐसे हैं, और हमने स्टडी की है, वी हैव स्टडीड, हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। बट क्या इस डायग्राम में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइंग इन द डायग्राम बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सो दिस डायग्राम इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट, must be normal to the surface of conductor, normal to the surface of conductor। जो हमारी फील्ड लाइंस हैं वो सभी फील्ड लाइंस नॉर्मल होनी चाहिए सरफेस ऑफ द कंडक्टर के। ओके, so electric field lines must be normal to the surface of conductor, but this condition is not satisfying in this diagram, so we can say that the diagram is in. Now figure number B. Now figure number B. For those students who want to score 100 out of 100 in physics, they must solve additional exercise. But most of the students does not solve additional exercise. But you have to solve this if you want to score 100 out of 100. Now in second part, the diagram is like this. This is the positive charge and next one is negative charge. Then positive charge, then negative, then again positive charge. So what is the problem in this diagram? In NCERT उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखाई है कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट हो रही है। यहां तक तो ठीक है, बट इसके आगे वाले में देखिए, नेक्स्ट में नेगेटिव चार्ज से फिर उसने ओरिजिनेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, विच इज नॉट पॉसिबल इन नेचर। नेचर में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस हमेशा ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज से कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। सो दिस डायग्राम इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो व्हाट इज द रीजन? फील्ड लाइंस कैन नॉट originate from negative charge, cannot originate from negative charge. So field lines cannot originate from negative charge. So this diagram is also incorrect. First one is incorrect, second is incorrect. So figure number A and figure number B both are incorrect. Now we proceed for the third figure. In third figure, look at the diagram. This is the diagram. Positive charge, positive charge. So electric field lines are represented like this. So if you observe the diagram clearly, then this diagram is possible. क्योंकि हमने लाइक चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं वो ऐसा ही होता है। सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर कॉन्सेप्ट है ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर टू लाइक चार्जेस ड्रॉ करने के लिए हमने पॉजिटिव चार्जेस से ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दिखाया है या हम दिखाते हैं। ओके, सो दिस डायग्राम इज करेक्ट। सो क्या रीजन लिखेंगे? दिस फिगर इज करेक्ट बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग all the for electric field lines. Correct, because it is satisfying all the properties
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि ये सभी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज इट इज सेटिस्फाइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो हमने अब तक डिस्कस किए 3 केसेस. नाउ नेक्स्ट केस नंबर 4, that is D part. Now in D part you can know that the electric field lines are intersecting with each other. Electric field lines are intersecting with each other, and we know that the electric field lines can never intersect each other, because if they intersect with each other, then there are two directions of electric field at a point, which is not possible in nature. ये हम पढ़ चुके हैं. प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, विच इज नॉट पॉसिबल इन नेचर. तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इनकरेक्ट. इट इज इनकरेक्ट. द फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस each other. The field line never cross each other. Okay, so we should proceed for the next part, that is the fourth part. और fourth part में आप देख सकते E part, और E part में आप देख सकते हैं बेटा कि जो डायग्राम है उस डायग्राम में उन्होंने क्या बना दिया? क्लोज लूप बना दिया. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, तो ये भी हमें पता होना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती हैं? क्या रीजन है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज. लूप तब बनेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव से पॉजिटिव वापस आएंगी, बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं है. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप. ओके. चेतन पराशर, गुड इवनिंग. पारुल शाह, गुड इवनिंग. सो now next is electric field lines do not form closed loop, so this figure is also incorrect. Now next is question number 1.27. now in question number 1.27, देखिए क्वेश्चन नंबर 1.27, ये वो क्वेश्चंस है बेटा जिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमें मिलते नहीं है, अगर मिल जाते हैं तो वो हमें समझ में नहीं आते. आज हम ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, और ये क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स, आंसर, सॉल्यूशन बच्चे तभी समझ पाएंगे जब उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1.27, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ फ्री स्पेस. देखिए, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस. सो मान लेते हैं ये हमारा स्पेस है, this is x-axis and this is z-axis. So these are the three axes: x-axis, y-axis and z-axis. Now electric field is along the z direction. Electric field is moving along the z direction. The magnitude of electric field is, however, not constant. Electric field is not constant but increases uniformly along the positive z direction at the rate of 10 to the power 5 Newton per coulomb per meter. So this is the electric field along z axis. So इसके लिए क्या लगाएंगे? k cap. For z axis we use unit vector k cap. Okay. Now this is the origin, and in the question it is given that the electric field lines or electric field intensity is increasing along the z direction. So electric field intensity z direction के along z ले लेते हैं. ठीक है, we take it as z and let us take it as x. So this is the z axis. So electric field lines are
moving along z axis but electric field is increasing, कि z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। और हमें पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस पर इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, व्हाट इज द मेथड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में स्पेसिंग को कम कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्पेसिंग को कम कर देते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पर स्पेसिंग को कम कर दिया, जैसे ही स्पेसिंग कम हुई वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो गई। क्लियर? What are the force and torque? अब हमें फाइंड क्या करना है, we have to calculate the force and torque. So we have to calculate the force and torque experienced by a system having a total dipole moment equal to, so what is the value of dipole moment, 10 to the power minus 7 coulomb meter in the negative z direction. नेगेटिव z डायरेक्शन के लिए क्या लगाएंगे, माइनस k कैप। फॉर नेगेटिव z डायरेक्शन वी यूज माइनस k कैप। नाउ अब देखिए ये क्वेश्चन जो है एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में यूज होगा कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन? जो मेडिकल के स्टूडेंट है शायद उन्होंने डिफरेंशिएशन इतना डेप्थ में नहीं किया होगा, बट अगर नहीं भी पता है तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एक्सिस। जैसे देखिए अभी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस में है, इट इज मूविंग अलोंग z एक्सिस। सो x एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, ठीक है, बट यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट है। ये क्या है, dEz बाय dz। क्लियर? इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। क्योंकि इन्होंने क्या बताया, देखिए यूनिट देखिए, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और पर मीटर लगा दिया तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ से डिवाइड करते हैं तो वो क्वांटिटी क्या बन जाता है। तो हम यहां पर देखिए क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का। पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, तो ये देखिए इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं डी ई, ये देखिए बेटा डी ई बाय डी आर, डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। अब इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो हम लिख सकते हैं डी ई बाय डी एक्स। अब ये देखिए डी को मैंने कैसा बनाया, हमने डी को ऊपर से कर्व कर दिया। जब डी को आप ऐसे ऊपर से कर्व तो ये कौन सा डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो ऐसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में, एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है वो ये रहता है इसका फॉर्मूला। तो बुक्स में फॉर्मूला दिया है, वो फॉर्मूला आया कैसे, उसका तो उस फॉर्मूला का कॉज क्या है। देखिए ये फॉर्मूला कैसे होगा, तो देखिए फॉर्मूला है, आप देखेंगे, देखिए बेटा फोर्स किसके इक्वल होता है, हमने स्टडी किया एफ किसके इक्वल है, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, चैप्टर 1 में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स में रिलेशन। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ग्रेडियंट की फॉर्म में। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन और एक्सिस। तो लिख सकते हैं, अभी हमने इसको लिखा है डी ई बाय डी आर। अब देखिए डी आर से डिवाइड किया और डी आर से मल्टीप्लाई किया, कर सकते हैं ऐसे, मैथमेटिक्स कहता है कर सकते हैं, अलाउ है ना ये, मल्टीप्लीकेशन विद द सेम फिजिकल क्वांटिटी ऑन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अच्छा अभी शाश्वती साहू ने पूछा है सर पीसेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, डिफरेंशिएशन इसलिए जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में कहा है
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। तो अब हमें यहां पर यह भी दिखाना होगा, क्योंकि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक पर्टिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जब भी डिफरेंशिएट करते हैं पर्टिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में, तो उसका मेथड होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। और पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए हमें ये स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तीनों एक्सिस में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू डीई। क्या होता है देखिए, क्यू इंटू डी आर लिख सकते हैं हम इसको, क्यू इंटू डी आर, और ये आ गया डीई बाय डी आर। देखिए फॉर्मूला कैसे बन रहा है। अब देखिए क्यू इंटू डी आर, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय, फॉर्मूला बन गया एफ इज इक्वल टू पी। पी इज, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव होता है, बुक्स में ये फॉर्मूला डायरेक्ट गिवन होता है, इसका सॉल्यूशन नहीं बताते हैं। तो ये फॉर्मूला का सॉल्यूशन ये है। ठीक है, फॉर्मूला को ऐसे डिराइव करते हैं। तो चलिए करते हैं डिराइव और फाइंड करते हैं फोर्स। सो एफ इज इक्वल टू पी डी ई बाय डी आर। अब डी बाय डी आर की वैल्यू प्लस डी ई बाय डी वाई प्लस डी ई बाय डी जेड। नाउ एफ इज इक्वल टू पी डी ई बाय डी एक्स। क्या होगा, एक्स एक्सिस में तो फील्ड चेंज ही नहीं हो रहा है, और जब एक्स एक्सिस में फील्ड चेंज नहीं हो रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। वाई एक्सिस में फील्ड की वैल्यू जीरो, जेड एक्सिस में डी ई बाय डी, ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है, 10 की पावर 5। सो वी राइट द पावर 5। नाउ एफ, एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड्स, क्या है जी, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 10 की पावर -7, और कितनी वैल्यू है अंदर ब्रैकेट में, पावर 5। सो जब बेस सेम होता है पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो -7 कितना आ गया, 10 की पावर -2 न्यूटन। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स। 80% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन में रहते हैं, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। देख लीजिए कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ और कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसीलिए लाइव क्लासेस का पर्पस यही है, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। बट लाइव क्लास है, एडिशनल एक्सरसाइज है, एडिशनल को समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। इट इज माय रिक्वेस्ट, बिफोर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज go through the chapter properly. Okay, now this is the force. Now the next task in this question is calculate the value of torque. अभी टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है, टॉर्क किसके इक्वल होता है, P E sin थीटा। चलिए जवाब दीजिए, नाउ गिव मी आंसर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन क्वेश्चन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा between electric field and dipole moment in this question? Anybody give the answer. What is the angle between dipole moment and electric field intensity? Electric field intensity is acting along z axis and dipole moment is acting along minus z axis. So dipole moment की direction है minus z axis along, देखिए बेटा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है अलोंग -z एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अलोंग z एक्सिस। यस, निशा जैन गिव द करेक्ट आंसर। इट इज 180 डिग्री, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग +z एक्सिस एंड डाइपोल मोमेंट इज एक्टिंग अलोंग -z एक्सिस। सो द वैल्यू ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। और जब साइन 180 होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 180? साइन 180 इज 0, so is 0. Yes, Parul Shah also gave the correct answer, 180 degree. So the torque will be 0. Now students, ask the doubt, whatever doubt you have in this question, ask your doubt, I will clear. मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि बेटा
ये जो लाइव क्लासेस है, हो सकता है आपका बेनिफिट हो, लेकिन आपसे ज्यादा बेनिफिट मेरा है इसमें, बिकॉज आई गेट अ प्लेटफॉर्म वेयर I can learn many things from different kind of students, because YouTube is the platform where the students can come from many states, from all parts of the country. Right now we are conducting the live classes. It is third class, but after 6 months or 1 year, I know that students will join us and take the benefit of these classes. Now ask your question. Doubt? If you don't have doubt, then yes sir, no sir, give me any reply. And if you have doubt, then ask your doubt. I welcome your doubt. This is the opportunity to learn for me and for you. An interactive platform. So let's proceed for the next question. Okay. Now let's proceed for the next question. और जो next question है वो इससे भी ज्यादा conceptual है, उसमें इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अब तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं और 2 क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट लग गए. चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 1.28. नोट करते रहिए बेटा, और आप सब मेरे से ज्वाइन करिए फेसबुक और यूट्यूब, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज ललित गौतम पीजीटी. वहां पर आपको इन क्लासेस का टाइम टेबल मिलता रहेगा. ललित गौतम पीजीटी ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टाग्राम, किसी पर भी एक पे ज्वाइन कर लीजिए. यू विल गेट द टाइम टेबल फॉर द लाइव क्लासेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.28. देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन समझना इसको ध्यान से. ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार प्रॉपर्टी रिवाइज कर देता हूं कंडक्टर की. कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है. द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0. नाउ इज 1.28 a part. Conductor A with a cavity as shown in figure. A conductor A with a cavity as shown in figure. देखिए बेटा, ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर यहां पर कोई कैविटी है. दिस इज द कैविटी. कैविटी मींस होलो स्पेस, फ्री स्पेस, उसको हम कैविटी कहेंगे. ठीक है, अब इस कैविटी का इन्होंने नाम दिया, कंडक्टर का नाम दिया ए. ए इज द कंडक्टर. So a conductor A with cavity as shown in figure is given a charge Q. इस कंडक्टर को हमने कितना चार्ज दिया? Q. Show that the entire charge must appear on the outer surface of the conductor. कि आप इस कंडक्टर को जो भी चार्ज देंगे वो चार्ज इसके सरफेस पर अपीयर होगा. ठीक है, a conductor A with a cavity in a charge Q. तो देखिए बेटा इसका कैसे कॉन्सेप्ट बनेगा. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट फॉर दिस? द कॉन्सेप्ट फॉर दिस इज, मान लेते हैं आपने कैविटी में प्लस क्यू चार्ज को प्लेस किया. मान लेते हैं आपने कैविटी में प्लस क्यू चार्ज को प्लेस किया. जैसे ही आप कैविटी में प्लस क्यू चार्ज को प्लेस करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? ये कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को इनर सरफेस पर क्या करेगा? इंड्यूस करेगा. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगा. और इसके फार अवे वाले फेस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? दिस कॉन्सेप्ट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. इंडक्शन की मदद से हम चार्जेस को ऐसे इंड्यूस करा सकते हैं. अगर आपने कैविटी में प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया, अगर आपने कैविटी में प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया, तो ये इनर फेस पर कितना चार्ज आएगा? माइनस क्यू. और आउटर सरफेस पर कितना आएगा? प्लस क्यू. अब ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये कितना चार्ज करेगा यहां पर? इट विल ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट माइनस क्यू. इतना इंड्यूस होगा ना ये चार्ज. और उसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा? प्लस क्यू.
सो जो कंडक्टर है उसके बाहर कितना चार्ज आएगा, प्लस। अब देखिए नेट चार्ज की बात करें, अगर इस कैविटी के अंदर बात करें बेटा, तो कैविटी के अंदर नेट चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू इज 0। की बात करें तो यहां पर नेट चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू 0। तो अब जो भी चार्ज बचेगा वो कहां पर बचेगा, सरफेस पे, दैट इज क्यू। इसका मतलब इस कंडक्टर के सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो हुआ बेटा एक्सपेरिमेंटल मेथड, थियोरेटिकल मेथड। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor, as net electric field inside the conductor is 0। हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू कितनी है, ऐसा होता है कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, 0 होती है। अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड द कंडक्टर, electric flux inside the conductor is also 0 होगा ना। कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो फ्लक्स भी 0 होगा, क्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कौन सी थ्योरम, गॉस थ्योरम। सो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए नेट चार्ज कितना आएगा, फ्लक्स 0 है तो चार्ज एनक्लोज भी कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब इनसाइड द कंडक्टर नेट चार्ज एनक्लोज्ड विल बी 0, चार्ज एनक्लोज्ड विल बी 0। सो टोटल चार्ज एग्जिस्ट ऑन द surface of conductor, on the surface of conductor. Now Priya Singh is asking question, sir, but electric current is 0 inside the conductor, so we, प्रिया सिंह ने डिलीट कर दिया मैसेज। बेटा देखिए ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और इलेक्ट्रिक करंट की आपने कुछ बात की, आपने मैसेज डिलीट कर दिया, शायद आपको क्लियर हो गया इसलिए आपने डिलीट कर दिया। कंडक्टर वो जो आप कंडीशन कह रहे हैं वो तब होगा जब चार्जेस मोशन में होंगे, बट यहां पर क्या है, चार्जेस आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, इज इट क्लियर? देख रहे हैं बेटा, एंजॉय कर रहे हैं कैसे एडिशनल एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हाउ आर वी सॉल्विंग द एडिशनल एक्सरसाइज? इट नीड टाइम। If your target is to score 100 out of 100, then solve the complete NCERT exercise. Also additional exercise. Solve all the examples of NCERT. Now next, B part. Now B part भी कुछ ऐसा ही सिमिलर है। अब इस B part में देखिए क्या बोला बेटा, another conductor B with charge Q is inserted into the cavity, keeping B insulated from A. Now the concept is कि ये आपका एक कंडक्टर है जो पहले था, इसका क्या नाम है, A, और इस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी है और इस कैविटी के अंदर एक और कंडक्टर इस बार हमने प्लेस किया, बट ये जो कंडक्टर है इसका नेम हमने क्या रखा, B। दिस इज कंडक्टर B है, वो कितना दिया है, प्लस Q। प्लस Q इज द चार्ज गिवन टू कंडक्टर B। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यहां पर। अब ये जो B कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और हमें पता है कंडक्टर के सरफेस पर चार्ज एग्जिस्ट करता है, तो चार्ज हम इसको देगा आपका B क्या है, देखिए सबसे पहले कंडक्टर में क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, लेकिन उसकी पोलैरिटी है उतना फेस पर भी क्या होगा, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड। ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, जिसकी वजह से आप किसी
सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर 0 का एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पहले आया, जो होगा इंस्ट्रूमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। निशा जैन, आपने कुछ सेंड किया है बेटा, मैसेज किया है, बट यहाँ मोबाइल पे ऐसा कुछ, लैपटॉप पे कुछ शो नहीं हो रहा है, ये शायद ओपन नहीं हो रहा है जो आपने सेंड किया। ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 1.28। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1.29। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.29। सो 1.29 क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बट इसके लिए थोड़ा सा हमें इमेजिनेशन की जरूरत है। वी नीड सम इमेजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 1.29। सो इट इज माय रिक्वेस्ट टू रीड क्वेश्चन नंबर 1.2 एनसीईआरटी बुक। रीड करिए आप सब। नाउ क्वेश्चन नंबर 1.29, अ होलो चार्ज्ड कंडक्टर। देखिए एक होलो चार्ज हम इधर करना है, दिस इज द होलो चार्ज्ड कंडक्टर। हैज अ टाइनी होल कट इनटू इट्स सरफेस। देखिए बेटा पहली बात याद रखनी है आपने कि ये एक होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर जैसे कॉस्को की बॉल होती है, प्लास्टिक की बॉल जिससे बच्चे खेलते हैं, जो अंदर से होलो होती है, ठीक है, तो ये एक होलो बॉल है। अब ये कहता है इस होलो बॉल के अंदर सरफेस पर इन्होंने क्या किया, कट किया। अ होलो कंडक्टर हैज ए होल कट इनटू इट्स सरफेस। सो यहां पर हमने एक ऐसा कट कर दिया, ठीक है। अब जब आप इसे कट करेंगे, देखिए पहले क्या था, द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ द स्फीयर बिकॉज इट इज अ कंडक्टिंग होलो स्फीयर। ध्यान से समझिए बेटा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए बुक्स में, समझ में नहीं आएगा इतना इजीली, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो अभी आपका सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। क्लियर? देखिए, अ होलो चार्ज कंडक्टर हैज अ टाइनी इनटू इट्स सरफेस। तो ऐसा एक होलो हमने होलो कंडक्टर के सरफेस से एक होल कट किया, ठीक है। मैं यहाँ पे डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ, देखिए जब आप इस होल को कट कर देंगे आपका स्फीयर कुछ ऐसा बन जाएगा। क्लियर? अब होल यहां पर आपने ऐसे कट किया है, अब आपका स्फीयर ऐसा हो गया, इट अपीयर्स लाइक दिस। नाउ शो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल। आपको ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा ऑन 2 एप्सिलॉन नॉट है और साथ में यूनिट वेक्टर n लगाया है फॉर द डायरेक्शन। अब ये जो यूनिट वेक्टर n है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर n इज रिप्रेजेंटिंग आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन। हमें पता है जो यूनिट वेक्टर है यहाँ पर वो एक एरिया वेक्टर की तरह वर्क कर रहा है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर या फिर आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। सो देखिए इस क्वेश्चन में कंसेप्ट लगाते हैं, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी और यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो जब आप इसे करेंगे, देखिए अभी चार्ज कहां पर है, राइट नाउ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल सरफेस ऑफ द होलो चार्ज्ड स्फीयर। बट जैसे ही आप कट करोगे तो ये चार्ज जो यहां पर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे सरफेस पर, इनसाइड भी आ जाएगा और आउटसाइड भी आ जाएगा। यस और नो? क्योंकि आपने कट कर दिया ना, अब ये क्लोज तो है नहीं, अब ये ओपन सरफेस बन गया। अब इस पे चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज वो इस तरीके से यूनिफॉर्मली जाएगा। आप जब बुक्स में इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो वहां पे दिया जाएगा, इसको हमने मान लीजिए फिल कर दिया, उसके बाद हमने इसको कट कर दिया, बहुत कंफ्यूजन है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाइए, ये एक कंडक्टिंग बॉडी है और कंडक्टिंग बॉडी को अगर आपने यहां से हो कट कर दिया तो इसके बाद क्या होगा,
हाँ, ये प्रॉब्लम आती है बेटा, नहीं समझ में आता बच्चों को ये क्वेश्चन, बहुत प्रॉब्लम आती है, मैं जानता हूँ, एवरी ईयर आई नो दैट। तो इसमें देखिए, जैसे ही आप बेटा इसे कट करेंगे ना, तो प्रॉपर्टी याद रखिए, जैसे ही आपने यहां से इसको कट किया तो ये पॉजिटिव चार्ज को रास्ता मिल गया अंदर जाने का। अब पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर बाहर हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसने बोला है इसके सरफेस से ऊपर कोई एक पॉइंट लेना है, तो मान लीजिए आप जस्ट यहां पर कंसीडर करिए इस पॉइंट पे, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये ऐसे आएगी, इसको हम ले लेते हैं E2 अंदर की तरफ जो है, और सरफेस से जाएगा ये बाहर आउटर साइड में, इट इज E1। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर अंदर है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर आउटवर्ड जाएगा। सो यहां से भी बाहर जाएगा बेटा, तो जो अंदर वाला सरफेस है वो आपका क्या है, यहां पर देखिए E2 हो गया। सो अब इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सो ये हम लेते हैं, यहां पर देखिए ये हमने लिया पॉइंट, इस पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया जनरेट हुआ वो हुआ E1, और ये वाला भी हो गया बेटा E, ये दोनों E1 है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर जाएंगी, ये हो गया E2 जा रहा है ना, तो यहां पर भी आप दिखा सकते हो E2। मुझे लगता है स्पेस कम है, मुझे थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाना चाहिए। आई एम गोइंग टू मेक अ डिफरेंट डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड इट। ये देखिए, ये हमारा होलो चार्ज स्फीयर जिस पे आपने होल कट किया है, और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस, अंदर बाहर हर जगह चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब देखिए इसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये बाउंड्री पे ले रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है, यहां पर ले रहे हैं, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी E1। अब यहां से देखेंगे इसकी वैल्यू क्या होगी E1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड और परपेंडिकुलर टू द सरफेस जाता है, तो यहां से भी ये आउटवर्ड ऐसे जाएगा और यहां से भी आउटवर्ड जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा E2, और यहां भी ये बाहर जाएगा E2। अब ये सोच रहे होंगे यहाँ पे ये जो है टकरा जाएगा इसके साथ ना, क्रॉस करेगा, क्रॉस नहीं करेगा, ये हमें होलो स्पेस में बनाना है बेटा, इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला है दो पॉइंट लो, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। अगर आप ये पॉइंट लेते हो M और ये पॉइंट लेते हो N, तो M पॉइंट पर निकालिए, M पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर M पॉइंट की वैल्यू सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, ठीक है, एट पॉइंट M। ये कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, M पॉइंट की। सो एट M द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी E1 प्लस E2, और ये प्लेन सरफेस है। प्लेन सरफेस मतलब ये बिहेव करेगा एज अ प्लेन शीट, और प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डिराइव की है, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और वैसे भी इन्होंने दी भी हुई है बेटा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है, कितना दिया है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन क्वेश्चन द वैल्यू इज गिवन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n, फिर E2 की वैल्यू भी यही हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n, सॉल्व करके रिजल्ट आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n। सो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा। अब अगर हम बात करें इनसाइड की, एट पॉइंट n, सो एट n E1 और E2 अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, E2 की डायरेक्शन ये है ऊपर की तरफ, E1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। सो एट n E2 माइनस E1 विल बी 0, क्योंकि E2 और E1 की वैल्यू 0 है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सो ऐसे हम निकाल सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू यूनिट वेक्टर n। दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर, कॉन्सेप्चुअल है, नो डाउट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, एडिशनल एक्सरसाइज है तो लेवल तो थोड़ा सा होगा, ठीक है। और एक बात याद रखिए, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि एडिशनल एक्सरसाइज करना जरूरी नहीं है, कुछ आपके ऐसे बोल देते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं, आप
अगर मैं आपको ये बता दूं कि हर बार आप देखेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन एडिशनल एक्सरसाइज में से आता ही है। एवरी ईयर यू विल फाइंड दैट कि ये क्वेश्चन जरूर है। अच्छा, ये बोल रहे पारुल शाह बोल रहे सर वी हैव टू प्रूव साइन बाय F2 एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1.29। यस बेटा, हमें प्रूव क्या कर द सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ठीक है, लेकिन ये इन द होल बोला है ना, इन द होल। ओके, वी हैव टू प्रूव सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हमने प्रूव किया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। Field E2 due to rest of the charge conductor inside the conductor, these fields। ओके ओके, सो हमें प्रूव करना है कि ये जो है वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। सो इसमें इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें प्रूव करने के लिए हम ये करेंगे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1.29। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, सेम डायग्राम, सब कुछ सेम, लेकिन सॉल्यूशन करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है, इनसाइड बेटा क्वेश्चन बोला है इन द होल। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 and 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी। यस, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, यार करेक्ट। तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखिए बेटा, यहां पर जो है ये E1 और ये हो गया E1। क्लियर, E1 E1। अब देखिए इस वाले की वजह से फील्ड कैसे जाएगा, E2, और ये भी हो गया E2। क्लियर। अब यहां पर हमारा जो सम आएगा E1 प्लस E2। क्लियर। अब देखिए इसी को आगे कंटिन्यू कर देंगे, जो हमने किया है ना इसी को हम आगे कंटिन्यू कर देंगे, इसी को। ये होगी इक्वेशन। सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देंगे, ऐसे हो जाएगा बेटा। देखिए ये हमने यहां तक तो प्रूव कर ही दिया है, अब इसी को हम आगे प्रोसीड कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है इनसाइड। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन नंबर 1 यूज करिए। इक्वेशन 1 क्या है, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को यूज कर लो। इक्वेशन 1 क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n। तो E की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, इट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1a। इसको ले लो 1a, ठीक है। देखिए बेटा इक्वेशन नंबर 1, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यही है इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में E की वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू है E की, नॉट यूनिट वेक्टर n, E1 प्लस E2, हमने 1 और 1a को यूज किया। क्लियर। अब क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3, यूजिंग इक्वेशन 2 and 3। देखिए बेटा कैसे आ रहे हैं, पारुल आपने लिखा है बेटा सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 and 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, लेकिन ये प्रूफ भी तो करना पड़ेगा ना। ये प्रूफ हमने देखिए कर दिया यहाँ पे, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन देखिए क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n इक्वल टू E1 प्लस E, ये हो गया। इक्वेशन 3 देखिए, ये लिख दिया हमने। अब इक्वेशन 2 पे आ जाइए, व्हाट इज इक्वेशन 2, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 0 इक्वल टू माइनस E1, लिख दिया। E1 इक्वल टू 0, ये लीजिए E1 से E1 कैंसिल हो गया, E1 से E1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, E2 प्लस E2 कितना हो गया, इट इज 2E2। क्या आएगा रिजल्ट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n। ये आ गया बेटा रिजल्ट। अब क्या करेंगे,
देखिए अब E2 की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n, ये प्रूव करना था। और E2 कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड था, E2 कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 अंदर वाले चार्ज की वजह से है ना। देखिए E2 पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, इससे फील्ड अवे जाएगा E2 तो उन्होंने बोला था जो अंदर चार्ज है इन द, देखिए क्या लिखा है 1.28 क्वेश्चन में 29 में, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल की वजह से E2 था, E2 की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे प्रूव करेंगे बेटा। क्लियर, आया समझ में। मैंने क्या किया, ये कैसे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया ये भी प्रूव कर दिया। ये देखिए पूरा क्वेश्चन ये हो गया आपका सॉल्व कंप्लीट। E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यूनिट वेक्टर n, ये हमें प्रूव करना था। ओके चलो ठीक है, ये थोड़ा सा बेटा एनसीईआरटी में एडिशनल में ध्यान से करना होगा बिल्कुल, अगर एक भी पॉइंट मिस किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.29 हो गया। अब करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1.30। ये क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बहुत जबरदस्त वाला है। इंटीग्रेशन जबरदस्त वाला इसलिए है, पता चल जाएगा जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, शायद उन्होंने कर लिया होगा लिमिट कैसे चेंज होती है, इंटीग्रेशन अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ज्यादा वो नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, बट जो उसके अंदर इंटीग्रेशन है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1.30। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1.30, इन दिस क्वेश्चन is given here, obtain the formula for electric field due to long thin wire of linear lambda। देखिए एक हमने ये वायर कंसीडर किया, ये डेरिवेशन हम कर चुके हैं, लेकिन हमने सॉल्व की थी गॉस थ्योरम से, बट आज गॉस थ्योरम से नहीं सॉल्व करेंगे, आज किसी दूसरे मेथड से, इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, कूलम्स लॉ की हेल्प से। obtain the formula for electric field due to long thin wire, this long thin wire of uniform linear charge density lambda। सो इस वायर पर हमने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया ऐसे, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर का क्या मतलब है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, linear charge density is charge per unit length। So obtain the formula for electric field due to long thin wire of uniform linear charge density lambda without using Gauss law। देखिए कंडीशन क्या बोल दी क्वेश्चन में, गॉस लॉ का यूज नहीं करना आपको, गॉस थ्योरम यूज नहीं करनी है, विदाउट गॉस थ्योरम यूज कूलम लॉ, डायरेक्टली कूलम लॉ का यूज करिए एंड इवेल्युएट द नेसेसरी इंटीग्रल, और इंटीग्रल बना के दिखाइए। ठीक है तो इंटीग्रेशन तक करना है हमें। तो देखिए बेटा इसमें क्या करेंगे, एक सबसे पहले इसका एक सेंटर फाइंड कर दो, सेंटर है वो, और आपको जो वायर है इसकी लेंथ को हम इनफाइनाइट ले रहे हैं, तो ये मान लेते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्लियर, लाइव रही है, बीच में जाना मत, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। अब इसमें बेटा एक पॉइंट डिफाइन कर दो, ये पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब इस पॉइंट का मैं डिस्टेंस मान लेता हूं y, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट m फ्रॉम द सेंटर O, और यहां पर स्मॉल एलिमेंट में ले लेता हूं, और ये स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है दिस लेंथ इज df, दैट इज चार्ज है, स्मॉल एलिमेंट लिया हमने dx, तो स्मॉल लेंथ पर चार्ज का अमाउंट भी तो स्मॉल ही होगा, तो हम मान लेते हैं लेट dq इज द of charge, let dq is the small amount of charge for small element of length dx। ठीक है dq हमने मान लिया स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है फॉर स्मॉल
एलिमेंट ऑफ लेंथ dx। तो हम ऐसा लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू dq बाई dx। सो dq किसके इक्वल है? dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। इक्वेशन नंबर 1। ये हमने क्या फाइंड किया? अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड किया। लैम्डा क्या बताता है? लैम्डा बताता है 1 यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज प्रेजेंट है। तो dx लेंथ पर कितना होगा? dx से मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा को। सो लैम्डा इंटू dx इज इक्वल टू dq। बताइए, क्लियर हो गया? अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट m। बेटा जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी? आउटवर्ड। ये हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड गया डीई। क्लियर? और ये हमने इसके साथ ये ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ की वायर के पैरेलल, और यहां पर एंगल जो है उसको डिफाइन किया थीटा। सो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। और ये जो डिस्टेंस है इसको हमने एज्यूम कर लिया आर। क्लियर? नाउ यूजिंग कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट एम ड्यू टू dx लेंथ की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है? dE। तो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। dE क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का? के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो के और dx पर चार्ज होगा बेटा, dx लेंथ पर कितना चार्ज होगा? इस लेंथ पर, इस लेंथ पे चार्ज होगा हमारा कितना? dq। dq इज द चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है? आर स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। dE इज इक्वल टू के dq। आर की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये कौन सी थ्योरम यूज की मैंने? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम बेटा। एक्स ये है और आर ये है, सुनिए वाई ये है और एक्स ये है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल हाइपोटेन्यूज। सो ये फॉर्मूला हमने यूज किया। सो डीई की वैल्यू आ गई के डी क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, अमाउंट ऑफ चार्ज फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे? डीई को रिजॉल्व कर देंगे दो पार्ट्स में। ये हो जाएगा डीई साइन थीटा एंड दिस इज डीई कॉस थीटा। नाउ resolve DE into two rectangular components. Resolve DE into तो देखिए एक होगा डी कॉस थीटा और फर्स्ट इज डीई साइन थीटा एंड सेकेंड इज डीई कॉस थीटा। क्लियर? डी साइन थीटा एंड डी कॉस थीटा। देखिए जो साइन कंपोनेंट है वो तो एडअप हो जाएंगे। क्लियर? जो साइन कंपोनेंट है वो एडअप हो जाएंगे और कोसाइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? अगर मान लीजिए यहां भी आप एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं तो यहां से उसका डी आएगा। उस डी को जब आप दो पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे सो कोसाइन कंपोनेंट्स कैंसिल आउट ईच अदर और साइन कंपोनेंट सभी ऐड हो जाएंगे। सो कोसाइन कंपोनेंट्स कैंसिल आउट ईच अदर and sine component add with each other। ठीक है, साइन कंपोनेंट्स बेटा क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आएगा? अब देखिए इंटीग्रेशन का स्टार्ट होता है यहां पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्या? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, आप क्या करेंगे? डीई साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना? हम क्या करेंगे?
इस डी को डी साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक जाएगा। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। सो ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। नाउ द वैल्यू ऑफ ई, व्हाट इज ई? डी ई की वैल्यू पुट करिए। क्या डिराइव किया था हमने? अभी देखिए हमने निकाला के डी क्यू एक्स स्क्वायर बाय प्लस वाई स्क्वायर, पुट कर साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इज इट क्लियर? अब बेटा डी क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू? है डी क्यू की वैल्यू हमने क्या डिराइव की थी? देखिए लैम्डा डी एक्स। सो लैम्डा डी एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इनफिनिटी प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और E इज इक्वल टू कॉमन लेंगे, लैम्डा कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा? dx एक्सेस। ठीक है बेटा, तो आज हमने किया 1.30 तक क्वेश्चंस कर लिए सॉल्व, और ये क्वेश्चंस आप जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से आएंगे। सो नेक्स्ट क्लास कब होगी वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। आप ज्वाइन करिए इंस्टाग्राम पेज पर ललित गौतम पीजीटी, या फिर फेसबुक पेज पर ललित गौतम पीजीटी, एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन देयर। आज जो हमने की एडिशनल एक्सरसाइज की है, क्वाइट टफ है, डिफिकल्ट है बच्चों के लिए, लगता है बच्चों को, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें देखिए हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब बस 3 क्वेश्चन रह गए हैं, 4 क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्लास में हम 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो बाय बाय एंड डू दीज क्वेश्चंस अगेन एट योर होम। Now I am ending the meeting. ठीक है बेटा, thank you very much. Write your name who are present. चलिए ठीक है बेटा, सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा समझ में। और कोई डाउट है किसी को? थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा, इसका जो है ये इंटीग्रेशन का मैं पूरा आपको जो है ना, मेरे को अभी कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं पूरा इंटीग्रेशन का एक वीडियो अलग से बना के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके ओके बेटा पारुल, गुड। अच्छा ये बताइए, कंसेप्ट क्लियर हुए? कुछ हुए क्लियर कंसेप्ट आपको? ओके, सुधीर कुमार, नो सर, नो डाउट। ओके, ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, फिर जल्दी मिलेंगे। मैं आपको मैसेज करूंगा, मैसेज के थ्रू बताऊंगा टाइम टेबल, और आप ज्वाइन करना। और अपने फ्रेंड्स को, इट इज माय रिक्वेस्ट, अपने सभी फ्रेंड्स को आप कन्वे करिए, ये नंबर, ये जो है फिजिक्स लव चैनल के लिए बताइए, और इसको ज्वाइन करेंगे बच्चे, स्ट्रेंथ आएगी हमारे पास।